नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया ट्वीट। देश में घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी शुरू। कहा, हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। मंत्रालय द्वारा यात्रियों के आवागमन को लेकर अलग से जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लिखा और राज्यों को सामाजिक दूरी, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क जैसी कुछ शर्तों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की छूट दी। कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं की जाएगी कोई परीक्षा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अम्फन की आंख कभी भी छू सकती है जमीन। कहा, चक्रवात शाम तक पहुंचेगा कोलकाता, हुगली, हावड़ा और फिर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर करेगा रुख। एनडीआरएफ ने कहा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से 5 लाख से अधिक और उत्तर ओडिशा से 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। अम्फन से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। नौसेना और वायुसेना भी तैयार। ऊर्जा और दूरसंचार विभागों ने भी की पूरी तैयारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार की नौकरियों के लिए डोमिसाइल शर्तों के लागू होने को भी स्वीकृति। सीसीईए द्वारा राजस्व साझेदारी के आधार पर कोयला, लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की नीलामी की कार्यप्रणाली को अपनाने की मंजूरी। सरकार ने कहा है कि भारत में लगभग 40% कोविड-19 मरीज हुए ठीक। कहा, अब तक 25 लाख से अधिक परीक्षण किए गए। साथ ही कहा, भारत ने अन्य देशों की तुलना में किया है अच्छा काम। कहा, अन्य देशों की तुलना में भारत की है बेहतर स्थिति। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 61,149 सक्रिय मामले। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 42,297, जबकि 3,303 लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार, जबकि 3,23,000 से अधिक लोगों की मौत। इटली और स्पेन से निकला आगे ब्राजील। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोविड-19 के कारण देश भर में बंद चल रही घरेलू उड़ानों को फिर से चलाने का फैसला किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। यात्रियों के आवागमन को लेकर अलग से एसओपी जारी की जाएगी। तो नागरिक उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, हवाई यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण खबर, कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से रोक लगाई गई थी, अब उम्मीद है कि 25 मई के बाद घरेलू उड़ानों को आवाजाही की अनुमति मिल जाएगी। अरुण, बिल्कुल 25 मार्च को जो फ्लाइट ऑपरेशंस थे उसको बंद कर दिया गया था। आप कह सकते हैं कि ठीक 2 महीने के बाद में यानी कि 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट के ऑपरेशंस इनिशियली शुरू किए जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच होगी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम रूट्स को खोल दिया जाएगा। इस वक्त जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने एक तरह से अपने मंत्रालय के माध्यम से तमाम जो स्टेक होल्डर्स को ये कन्वे किया है कि आप इस समय पर तैयार रहिए। यानी कि जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, इनको ये नोटिफाई किया गया है कि आप लोग इस समय पर तैयार रहें फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए, जो कि 25 मई से शुरू होगा। माना जा रहा है कि कल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जो एयरपोर्ट किस तरह से काम करेंगे इस कोविड के दौरान और एयरलाइंस किस तरह से काम करेंगी, पैसेंजर्स को क्या कुछ करना पड़ेगा जब फ्लाइट में जाते हैं, बुकिंग कब से शुरुआत होगी, तो एक तरह से तमाम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
और किन किन रूट्स पे शुरू होगा इसकी जानकारी कब तक मिलने की संभावना है। और इसकी वजह ये कि तमाम जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं उनको नहीं खोला जाएगा, बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच रखा जाएगा और कुछ रूट्स को इनिशियली खोला जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स को देखते हुए इसको आगे खोला जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि जो बड़े एयरपोर्ट है, जो बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन तमाम एयरपोर्ट की अगर बात कर लें तो पहले से गियर्ड अप है, उन्होंने तैयारी कर रखी है कि कैसे पैसेंजर्स सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सके। एयरपोर्ट के ऊपर वेब चेक इन को बढ़ावा दिया जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा एक तरह से। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही जानकारी दे दी। डिटेल्ड गाइडलाइंस है, डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये कुछ समय में जो मंत्रालय को जारी करेगा कि आखिरकार पैसेंजर्स हो, एयरपोर्ट्स हो या फिर एयरलाइंस हो, इनको किन बातों को ध्यान में रखना होगा, किन चीजों को जहन में रखना होगा, अप्लाई करते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि जब लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसमें 31 मई तक तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद करने की बात कही गई थी। अब जाहिर सी बात है कि टिकट की जो बुकिंग है इसको भी बंद करा गया था 31 मई तक अगर बात की जाए तो। लेकिन अब चूंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस बात को कंसिडर कर रहा है कि बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा, यानी कि बहुत कुछ चुनिंदा रूट्स को खोला जाएगा, बहुत ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। जो रूट्स में एयरपोर्ट कंफर्टेबल हो, स्टेट कंफर्टेबल हो, जिन एयरपोर्ट्स को खोलने के लिए जहाँ पे कोविड के दौरान, इस दौर में पैसेंजर्स को एक तरह से वहन कर सकें और जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो एक तरह से मैनेज कर सके ठीक तरीके से, तो उसके बाद में कुछ चुनिंदा डोमेस्टिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा इस समय 25 तारीख से। और उसके बाद हो सकता है ग्रेजुअली इसको फेज बाय फेज इसका विस्तार किया जा सके रूट्स को देखते हुए। लेकिन इससे पहले जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने डीडी न्यूज से बातचीत की थी, उन्होंने इस बात को माना था कि वो इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि 2 ग्रीन जोन के बीच में फ्लाइट ऑपरेशंस को हम शुरू कर सके, यानी कि ऐसे स्पॉट्स जो कि ग्रीन जोन है भारत के अंदर, उन 2 ग्रीन जोन के अंदर फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरुआत की जा सके। तो ऐसे में क्या दिल्ली से परिचालन शुरू होगा या मुंबई में परिचालन शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये ग्रीन जोन के अंदर नहीं है। क्या कुछ अप्रोच होती है, प्रोसीजर क्या होता है, इसके बाद ही हमें पता चल रहा है। किन रूट्स को खोला गया है, टिकट बुकिंग अब शुरुआत अब जल्द होती हुई दिखाई देगी। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत चुनिंदा रूट्स को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के तहत खोला जाएगा, जो कि बहुत सिलेक्टेड रूट्स होंगे यहाँ पर। नदी बिल्कुल अरुण, आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए घरेलू उड़ानें, जहां जैसे कि आपने बताया कि चुनिंदा रास्तों पर उनके आवागमन को अनुमति दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो आपने एसओपी की बात की है, जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 को लेकर जिस तरह की लड़ाई अभी जारी है, वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो एसओपी के बारे में एक बार फिर अरुण आपसे जानना चाहेंगे कि चुनिंदा रास्तों पर आवागमन खोलने के साथ ही साथ, घरेलू उड़ानें खोलने के साथ ही साथ जो एसओपी जारी होगी, उसमें भी जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा। और सरकार के लिए सबसे जो बड़ी बात होगी वो इसी बात को वो फोकस करेंगे कि वो रेड जोन पे फ्लाई ना करे, और अगर करें तो क्या वो एयरपोर्ट इतना सक्षम है कि वो फ्लाइंग ऑपरेशंस को या फिर एयरपोर्ट को मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी बात हुई है, हैदराबाद एयरपोर्ट से हमारी बातचीत हुई है। ये जो बड़े एयरपोर्ट है जो कि बड़े शहरों के अंदर हैं, इनका कहना है कि ये पूरी तरह से रेडी हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। लेकिन जब पैसेंजर्स यहाँ पर उतरेंगे और इसके बाद रेड जोन में जाएंगे तो क्या फ्लाइंग ऑपरेशंस करना सही होगा? तो ऐसे में इससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि 2 ग्रीन जोन के बीच में हम एयरपोर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दें, शुरुआत करें। तो ऐसे में जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो कुछ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बता दिए हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी होगा, तभी आप अंदर जा सकेंगे एयरपोर्ट के अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। हर जगह पर एयरपोर्ट के अंदर सैनिटाइजर्स को रखा गया होगा, जिससे आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ जो वेब चेक इन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि आपको चेक इन की लाइन में नहीं लगना होगा, आपको वेब चेक करना होगा और वेब चेक इन ही के माध्यम से आप अपने बोर्ड कर सकेंगे। जो आपका जो पूरा लगेज है या बैगेज है वो यूवी लाइट के माध्यम से स्कैन किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपके बैगेजेस को आगे अलाउ किया जाएगा प्लेन में रखने के लिए या फिर एयरक्राफ्ट में रखने के लिए। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल करके आती हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साझा कर चुका है। लेकिन इस एयरपोर्ट परिचालन के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक पैसेंजर, एक एयरपोर्ट और एक एयरलाइन जो ऑपरेटर्स होते हैं जो एयरलाइन का परिचालन करेंगे। इन तीनों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होंगी, ये एक कंबाइंड
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये इसको जारी करेगा कि आखिरकार इन तीनों को क्या कुछ करना होगा जब ये फ्लाइंग ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। एयरपोर्ट में किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए पैसेंजर्स की सुरक्षा को आगे एक तरह से इंश्योर किया जा सके। एयरलाइन के दौरान जब पैसेंजर बोर्ड होगा, क्या मिडिल सीट को वेकेंट रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या किन सीट को लास्ट पे वेकेंट रखा जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी भी जो प्रोसीजर है उनमें आएंगी। जो क्रू मेंबर्स है जो एयरलाइन के अंदर है वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके जो पीपीई किट्स को पहन करके या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव को पहन करके फ्लाइट को अंजाम देंगे। क्या खाना सर्व होगा फ्लाइट्स पर या खाना सर्व नहीं होगा इस समय पर, ये तमाम चीज इन सब की एसओपी जारी की जाएगी। पैसेंजर्स प्राइमरीली जब जा रहा है तो कितना लगेज कैरी कर पाएगा, या पैसेंजर अपने साथ हैंड जो लगेज होता है, हैंड बैगेज होता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने साथ वो लेकर के जाता है, क्या हैंड लगेज लेकर के जा सकेगा या नहीं ले जा सकेगा, क्या लगेज की साइज को घटाया जाएगा। ये जो चुनिंदा जानकारी जो बहुत ही बारीकी वाली जानकारी है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर जानकारी दी जाएंगी तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी, एयरपोर्ट्स के लिए भी और एयरलाइन। आखिर इन तीनों को क्या क्या चीजों को फॉलो करना होगा। लेकिन कुछ जैसे जानकारी मैंने आपको बताई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी साझा कर चुका है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर इस पर आरोग्य सेतु एक तरह से मैंडेटरी करने की बात कही गई है कि आरोग्य सेतु अगर आपको सेफ दिखाता है अगर आपके मोबाइल ऐप से, तभी आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो ये कुछ चीजें तो ऑफ इंडिया शेयर कर चुका है, लेकिन बाकी के जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या कुछ एसओपी होगा, इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देगा, जिसको फॉलो करते हुए बहुत ही चुनिंदा रूट्स पर इनिशियली फ्लाइट को ऑपरेशनल किया जाएगा। तो एक तरह से नदीम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब ग्रेजुअली रीस्टार्ट इंडिया हो रहा है। हमने देखा कि 1 जून से जो 200 टाइम टेबल ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो जिसका शेड्यूल भी रेलवे मिनिस्ट्री निकालेगी। अब रेलवे के बाद में जो एविएशन है वो भी एक सब आगे आया है, वो कह रहा है कि हम 25 मई से उड़ान भरने को तैयार है। तो कुछ सिलेक्टेड रूट्स के ऊपर डोमेस्टिक एयरलाइंस की जहां तक बात की जाए वो परिचालन करना शुरू कर देंगी। यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि 31 मई तक तमाम एयरलाइंस ने एक तरह से बुकिंग लेने से मना किया था, क्योंकि लॉकडाउन कोड की गाइडलाइंस के तहत इन्होंने बुकिंग लेने से मना कर दिया था, बुकिंग नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जी बिल्कुल अरुण, तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चुनिंदा रास्तों पर 25 मई के बाद घरेलू उड़ानें शुरू होंगी और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की जाएंगी, जिसके तहत गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। इस पूरी जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया। और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए लॉकडाउन में छूट दी है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि सीबीएसई, आईसीएसई सहित तमाम राज्यों को बोर्ड परीक्षाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है। बड़ी संख्या में बच्चों के एकेडमिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। और अब बात करते हैं अम्फन चक्रवाती तूफान की। अम्फन चक्रवात पर जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य से। तपस, लगातार ये जो साइक्लोन है ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही साथ बिल्कुल तपस आपसे जानकारी लेंगे, ताजा जानकारी क्या है, लगातार तूफान आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उसने भी क्या कदम उठाए हैं। तपस जी नदीम, मैं आपको पहले बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जो आई है वो लैंड की तरफ मूव कर चुका है, पूरा लैंड में आ चुका है और कहाँ कितना इम्पैक्ट करेगा, कहाँ इसके बाद बढ़ेगा, इस पे जानकारी देने के लिए इस वक्त सीनियर साइंटिस्ट आर के जेनामनी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन पे। पहले बताइए कि क्या ट्रैजेक्टरी है और कहाँ तक अभी तक आई पहुँच चुका है। जैसे हमने एग्जैक्टली फोरकास्ट किया था, तो जो लैंडफॉल प्रोसेस है वो आफ्टरनून में हुआ, जो 3 PM से 5:30 PM, तो इट इज क्रॉस अक्रॉस द सुंदरबन एक्चुअली। So it is exactly over the Sundarban, the eye, that is the center of the super cyclone Amphan. So it has crossed as a extreme severe cyclone storm. Actually, we have not verified the wind, but some of the wind observation is coming 160 to 170 kilometer. As you know that Sundarban we don't have observatory, but like Kolkata has been continuing 110, 120 kilometer for last 5 to 6 hours. And also Digha and Sagar Island all are reported strong wind. So the cyclone has already crossed the coast near Sundarban, around Sundarban.
So it is lies exactly over Sundarban area. So it will move towards the Bangladesh, because after crossing it will move northeast. So by midnight it will move towards center, will move towards Bangladesh. By what time, sir, it will leave Sundarban and move to Bangladesh? What time can we expect? Actually, it is moving northeast or northeast. So by another 6 to 7 hours, by midnight, it will go. The center will go towards Bangladesh, but the back side of the cyclone, that will still remain, from Bardhaman to Sundarban. So I wanted to ask you that, because the backside, when it's going out, it even causes more destruction. So what kind of places, which places do you think that will be affected? As we predicted that, the 24 Pargana and other district, going to तो ये थे हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य, जो मौसम वैज्ञानिक से बात कर रहे थे। किस तरह से तूफान आगे बढ़ रहा है, इसकी क्या स्पीड होगी, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और कहां पर ये तूफान टकराएगा, उसकी जानकारी अभी आपको दे रहे थे। और मीडिया को संबोधित करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि अम्फन अभी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को हिट कर रहा है। आज सुबह 106 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा में रिकॉर्ड किया गया है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। ये सीधा आज शाम तक कोलकाता तक पहुंचेगा। कल रात से इसका इम्पैक्ट ओडिशा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है ओडिशा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। नॉर्थ कोस्टल ओडिशा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे। और एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि टीम के सदस्य उपग्रह संचार तंत्र से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि पेड़ काटने के औजार के साथ ही तूफान के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जवान पूरी तरह तैयार हैं। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी। एनडीआरएफ डीजी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 1,58,640 लोगों को ओडिशा में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि 39 टीमों को दोनों राज्यों में तैनात किया गया है। 2 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। राहत और बचाव दल में सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है। अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी, वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जिना ने कहा कि अम्फन चक्रवात भद्रक से एक मौत की खबर है। मेडिकल और प्रशासनिक दल को वहां भेजा गया है, जो मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद मौत का सही कारण कलेक्टर द्वारा तय किया जा सकता है। साथ ही कल एक और मौत की खबर मिली है, लेकिन इस मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। There have been one information about one casualty in case of a child in Bhadrak district, but the medical team, the administration team have proceeded to the village
to do inquest and then the postmortem, after which the exact cause of death can be decided by the collector, notified by the collector. We are not passing any comment on that. Then there was another case where the death occurred yesterday. So it has, certainly it is not a cyclone related death, because the death has happened in a permanent slab-casted, slab-roofed house. और चक्रवात अम्फन पश्चिम बंगाल में सुंदरबन तट से टकराया है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता अनिब्रतो से। अनिब्रतो, शाम तक बताया जा रहा था कि कोलकाता पहुंचने की इस तूफान की संभावना है, अभी वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी की गई है और खासकर लोगों के राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? Actually, I am staying in Digha, as it was earlier thought of that this eyes of the super cyclone Imphan will rip through Sundarban. That virtually happened, but while it was thought of that landfall will take place in between Digha and Hatia Island in Bangladesh, actually it passed the Sagar Island as we have heard now. The thing is that all the coastal districts of West Bengal were put on red alert, and it was thought of that Digha coastal belt will be largely hit and the devastation will take place here. This thing didn't happen as such, because while it barreled through the coastal belt of Digha, it certainly had its effect because sea surface became rough and gale wind blew, but had blown, and thereafter, incessant rainfall had taken place, and still its impact is there because 4 to 5 hours this impact remains. What is, indeed a sigh of relief to all of us, because it didn't cause any human casualty as such. It certainly left its devastating effect on the cropping field, but it didn't cause any human casualty. So far we have heard here staying in Digha. The thing is that the preparations were made in full swing, and NDRF and SDRF were pressed into service. The people who used to live in the kacha houses, thatched houses, they were taken to secured shelter. Now, this was a twofold, duty and obligation on the part of the administration, because COVID-19 is ruling roost here in Bengal too. So social distancing was also a big issue. It is because of this thing, several schools were requisitioned. So the people who were taken from the kacha houses were put in different schools too. And enough arrangements were made, food stocks were made, and dry foods were made available, and thereafter pouched drinking water were made available. All these things were made. Now the people who are staying there in this shelter, they are the people who are manning this thing. They are distributing foods to them and clothes that they need. जी बिल्कुल। तो चक्रवात अम्फन सुंदरबन तट से टकरा चुका है और लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। साथ ही साथ सारी तैयारियां वहां पर जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और अनिवार्य तो इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों को जो बचाया गया है, जो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, वो कहां पर रखा गया है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ और राज्य और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन मिलकर किस तरह से इस तूफान से निपटने की तैयारी कर रहा है? In this case, it is happened that they always act on a guided line, and this thing also happened this time too, because NDRF and SDRF, they are working in cohesion with each other, and different political parties also lend their helping hands too. So all of these people were acting in the interest of the people who are marooned, and particularly who are in need of it. That they did certainly. So people who are taken to the different shelters are being taken care of. Their foods are given to them, clothes are being given to them, and also the medical issues that are dominating the routes nowadays, that is also being taken care of. जी बिल्कुल। इस पूरी जानकारी के लिए अनिब्रतो आपका शुक्रिया। चक्रवात अम्फन सुंदरबन से टकरा चुका है, पश्चिम बंगाल में
इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ जो लोगों को राहत और बचाव के जो काम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। राज्य सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पूरी जानकारी के लिए तो आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।